जो सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो गुड इवनिंग सभी को। आज सुबह वाली क्लास हमारी नहीं हो पाई थी बच्चों, लेकिन पॉलिटिक्स की क्लासेस चली थी आपकी। देखिए कुछ बच्चों ने एक बच्चे ने हमें टेलीग्राम पे मैसेज किया है कि आपकी मैम क्लासें नहीं करा के चल रही हैं। तो बाकी आप देख ही रहे हैं जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी 2 महीने से जो भी क्लासें चल रही लगातार चल रही, मेरी क्लासें कभी रुकी ही नहीं है। कल भी मैंने 2 क्लासें दी थी, एक महासंग्राम वाली और एक जो है रात में मुगल की पुस्तकें और जो स्थापत्य कला मुगल, अलग-अलग उन लोगों का राशि रस्तों से। तो सभी लोग पता नहीं कैसे उनको हमारी क्लासें नहीं दिखाई दी हैं। तो जो नहीं दे जैसे कहीं भी थोड़ा उनको नहीं मिला हो तो वो हमारे क्लासें वहाँ पे हैं, वो देख लेंगे। तो देखिए ऐसा है कि एक बच्चे ने हमें पॉलिटिक्स में भी किया था कि अब मैम आपको हमें पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ हमारे सुहाना फ्री क्लासेस में उनके लिए डाल दिया गया है, वो हमारी सुहाना फ्री क्लासेस से पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का बच्चों, जो आप लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, काफ़ी लोग देख भी रहे हैं और आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करिए। तो हम अपना टॉपिक जो यूथ का आपसे कहा था, वो कवर करवाएँगे। देखिए, इसके पहले हमने 4-5 क्लासें यूथ की दे दी हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल की उसमें हो गई हैं। तो प्रागैतिहासिक काल की प्लस जो है उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश की गुफाएँ सारी जो हैं हो गए हैं प्रागैतिहासिक काल वाली। तो ये हमारा आज टॉपिक है साहित्य। दूसरा चैप्टर, एक चैप्टर वाला था खत्म हो गया है। पहले हमने शुरू में क्लासें चलाई थी, जब हमारा क्लास चल रहा था, तो बीच में हमने क्लासें बंद कर दी थी। कुछ बच्चे नहीं देख रहे थे या फिर हमको लगा कि शायद इन लोगों को, लेकिन हमने सोचा है कि अब हम आपको जो है पूरा जो है यूथ का व्याख्या सहित करवाएँगे। पूरा हमारे अलग से पीडीएफ, इसका पीडीएफ बना देंगे, उसमें आप लोग देखिएगा पूरा शुरू से, वो वाला भी लगा देंगे, इधर से भी लगाते चले जाएँगे। देखिए 1 क्वेश्चन है, चित्रसूत्र में किस अध्याय में 6 विध का वर्णन किया गया है? तो 5वें अध्याय में कि चौथे अध्याय में कि छठे अध्याय में कि 8वें अध्याय में? तो देखिए 5वें अध्याय में इसका 6 विधि का है। इसका आंसर ये वाला सही। तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं बच्चों। देखिए एक अब आया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है, 21 में ही पूछा गया है, यूपी पीटीटी में। ठीक है, देखिए आप लोग याद रखिएगा इसको। चित्रसूत्र के 5वें अध्याय में 6 विधि का वर्णन किया गया है। तो इसमें देखिए विश्व धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र के भारतीय चित्रकला का प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। ये चित्रसूत्र जो है बच्चों, ये विश्व धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी जो है कहा गया व्याख्या में। इस चित्रसूत्र की सर्वप्रथम अनुवाद, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? स्टेला काम्ब्रिज। और बाद में किसने किया? देखिए व्याख्या से कितने प्रश्न बने हैं, तो आप लोग व्याख्या पे भी ध्यान दीजिए, नहीं कि प्रश्न को ही आप केवल पकड़ते जाइए। जो बच्चे सोचते हैं व्याख्या है, तो व्याख्या में देखिए पहले इनका जो है स्टेला काम्ब्रिज ने किया, बाद में किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। यहाँ से 2 प्रश्न आपके बने कि नहीं बने, और यहाँ से 2 प्रश्न बने कि ये चित्रसूत्र धर्मोत्तर विश्व पुराण के अंतर्गत आता है। तो फिर देखिए इन्होंने किया संपूर्ण चित्रसूत्र 9 अध्याय में। कितने अध्याय में? यहाँ से एक प्रश्न बना, तो जिसमें चित्र का आयाम, मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा, लक्षण, ये सारे देखिए दिया है कि नहीं। तो देखिए इसमें पहला हो गया आयाम, ये हो गया, दूसरा ये हो गया मान, तीसरा ये हो गया सामान्य वर्णन, तीसरा हो गया देखिए प्रतिमा वर्णन। अब देखिए ये चौथा हो गया, तो ये 5वें में आ गया कि नहीं? ये 5वें में वर्णन 6 वृद्धि आया ना 5वें स्थान पे। तो इस तरह देखिए, हाँ जब आप प्रश्नों की व्याख्या पढ़ें तो देखिए पहले आयाम मान वर्णन, प्रमाण वर्णन और सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन 6 वृद्धि। ठीक है, रंग व्यक्तिकार वाला है 7वें पे, ये वाला यहाँ तक, हाँ वर्तरा तक, वर्तरा हो गया। ये देखिए यहाँ पे हो गया ना इतना। तो 9 अध्याय में देखिए 5, 6, 7, 8, और यहाँ देखिए और श्रृंगारिक भाव कथन आदि, यहाँ तक है ना, आदि कथन विषयों से पर्याप्त चर्चा की गई। ये सारे देखिए 9 का वर्णन यहाँ पे दे दिया है। तो इससे आपको अगर न भी जैसे वो चीज़ यादें होगी, तब भी वो चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए गीत गोविंद के लेखक तो ये तो सबको पता है। देखिए केशव दास हैं, भरत मुनि की, जयदेव की, यशोधर पंडित। तो गीत गोविंद के लेखक तो इन्होंने किया है। लेकिन आपके बसोहली में मैंने बार बार बताया है, मानकू ने इसका चित्रण किया है। और कैसे आपको याद करना है कि मान गए आप गीत अच्छा गाते हैं, तो मानकू ने कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आया है कब? टीजीटी में ही देखिए पूछ लिया गया है किसमें। तो गीत गोविंद के लेखा जाए तो केशव द्वारा रसिक कवि प्रिया एवं रसिक प्रिया नल दमयंती की रचना, केशव का भी पूछ सकता है। तो इस बार तो देखिए कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा नल दमयंती का वर्णन केशव दास ने किया है। अब देखिए भरत मुनि की व्याख्या यहाँ पे दी। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना प्रथम शताब्दी में की है। और देखिए जोगी मारा हमने बताया था कि जोगी, यही पीछे की चीजें रिपीट भी करते रहेंगे, ताकि ब्लॉक एवं स्मिथ ने इसको जोगी मारा को प्रथम शताब्दी बताया था, जबकि ये 300 ईसा पूर्व मानी जाती है, 300 ईसा पूर्व की। तो देखिए ये भी आपकी
ये भी प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी नर शासक माना जाता है ना इसका। तो इसमें दिया प्रथम शताब्दी, प्रथम सप्तम कला शब्द का प्रयोग इसी में मिला है। तो देखिए लाल पीले श्याम रंग को मूल रंग माना जाता है। ये देखिए अब इसमें नाट्य शास्त्र में क्या माना जाता है, लाल पीले श्याम रंग, ठीक है, 3 रंगों को मूल रंग माना जाता है इसमें। और बाकी मूल रंग कितने हैं, लाल नीला पीला, और प्रकाश के रंग हरे हो जाएंगे, नीला पीला लाल, और यही वो नीला हो जाएगा ना, यही मूल रंग हो जाएंगे। नीला, ये भी देखिए नीला पीला हरा, ठीक है, ये प्रकाश के रंग हो जाएंगे आपके। और देखिए इसका लाल, ये आपके पदार्थ के रंग हो जाएंगे, ये पदार्थ के प्रकाश के। जब ये हरा आ जाएगा बच्चों तब ये प्रकाश का हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या, लाल और पीला और श्याम रंग को मूल रंग माना गया किसमें, नाट्य शास्त्र में आपके। यशोधर पंडित 11वीं शताब्दी में, देखिए यशोधर पंडित का 11वीं शताब्दी में कामसूत्र का टीका जयमंगला का प्रस्तुत किया था। ये प्रथम शताब्दी का था, ठीक है। और देखिए कामसूत्र का जो है ये वाला 11वीं शताब्दी को टीका को जयमंगला ने प्रस्तुत किया। यहाँ से देखिए एक प्रश्न बना। तो ये चीजें देखिए सारे प्रश्न बना रहा है, मत कहिए कि यहाँ से 1-2 प्रश्न हम पढ़ा रहे हैं तो 1-2 सारी चीजें आपको चौर पंचासी का दौरा किसके द्वारा लिखी दी गई है, वात्स्यायन के द्वारा, यशोधर पंडित के बिल्हड़ के द्वारा। तो चौर पंचासी का हमने बताया था ये बिल्हड़ किया, और ये जो इनका बाज बहादुर के समय चित्तड़ हुआ है, तो हमने कहा था कि चोर जो है चोरी करने से बाज नहीं आएगा, तो इसका आंसर बी वाला था बच्चों। अब देखिए बिल्हड़ की इसकी और कल्हड़ की राज तरंगड़ी आपकी है। तो देखिए इसकी व्याख्या दिया है, बिल्हड़ 11वीं शताब्दी, ये भी 11वीं शताब्दी, कश्मीर के, कभी पूछ लिया जाएगा बिल्हड़ रचना जो है उनके द्वारा रचित गई है चौर पंचासी का किस शताब्दी की है। तो आपको अभी ये भी चीजें आप याद रखेंगे तो उससे आपको व्याख्या से प्रश्न मिला है कि नहीं, देखिए किस में भी पूछा गया ये वाला, और काफी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। चौर पंचासी बिल्हड़ 11वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध कवि जिसकी रचना चौर पंचासी का प्रसिद्ध है। अब देखिए कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे बिल्हड़, उनकी दूसरी रचना, देखिए दूसरी रचना विक्रामक देवचरित हो जाएगा, विक्रामक देवचरित हो जाएगा। दूसरी रचना भी देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जो इतिहास का ग्रंथ है, जो इतिहास का ग्रंथ है बच्चों, इनकी दूसरी वाली है। देखिए वात्स्यायन ने कामसूत्र के नामक ग्रंथ की रचना की, यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है। देखिए ये वाली चीज होगा कि नहीं, यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है ये वाली। देखिए यशोधर पंडित ने कामसूत्र का टीका जयमंगला जिसमें षड्यंत्र का उपयोग किया गया है। इनकी यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका को जयमंगला की रचना की जिसमें षडांग का उल्लेख किया गया है। 6 भाग है ना इसके। अब देखिए फिर आगे आपके नाट्यशास्त्र के लेखक का नाम बताइए। हाँ देखिए वात्स्यायन है कि भामा है कि भरत मुनि मम्मट है। तो देखिए इनका नाट्यशास्त्र का आपके भरत मुनि है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, देखिए सारे कई परीक्षाओं में पूछा गया है, पीजीटी, टीजीटी और पीएससी ड्राइंग, और देखिए बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया। इसकी व्याख्या देखते बच्चों। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि है। नाट्यशास्त्र के प्रथम शताब्दी में आचार्य भरत मुनि ने किया है। प्रथम कला शब्द का यथार्थ देखिए प्रश्न यहाँ से बनेगा, आप लोग यहाँ से देखिए, ये अगर पूछ लिया जाए यथार्थवादी प्रयोग किसमें कला का किया गया, वैसे तो सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलेगा, ठीक है, ऋग्वेद में मिलेगा बच्चों। लेकिन अगर यथार्थवादी प्रयोग तब आपके नाट्यशास्त्र हो जाएगा। तो प्रश्न यहाँ से सारे बन रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं। देखिए यहाँ पे नाट्यशास्त्र में लाल पीले श्याम, वही देखिए जो हमने को मूल रंग माना गया है, तथा सफेद रंग के योग में से अनेक रंगों की देखिए श्याम जो है सफेद रंग के मिल रंग से कई रंगों के योग के रंग बनने की योग की बात लिखी गई इसमें। तो देखिए यहाँ पे नाट्यशास्त्र में मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। और देखिए वैसे नाट्यशास्त्र में 49 भाव का भाव कितने हैं, 49 हैं। और देखिए नाट्यशास्त्र में अध्याय पूछ लिया जाए, भाव तो 49 है, तो 36 अध्याय है बच्चों। देखिए जहां बताने लग रहा वहां मैं रुकूंगी, बाकी जितना प्रश्न बन रहा है वो आप देखते जाइए इसको क्या बन रहा है। देखिए किस काल में ग्रंथों के विशुद्ध चित्र अविध विध चित्र अविध विशुद्ध हमने बोले विध चित्र अविध चित्र और धूलि चित्र का वर्णन मिलता है। विध अविध और धूलि चित्र का वर्णन मिलता है बच्चों किस ग्रंथ में, तो उपनिषद में कि मौर्य काल में, कुषाण काल में कि राजपूत काल में। तो देखिए उपनिषद जो हमारे हैं उसी में विध अविध और धूलि चित्र का वर्णन मिलता है।
फिर देखिए उपनिषद काल के ग्रंथों में विद्ध, अविद्ध रस और धूलि का वर्णन मिलता है। विद्ध क्या है? इन चित्रों को कहा जाता है जिसमें दर्पण के समान सादृश्यता हो। ये विद्ध किसको कहा जाता है? उन चित्रों को कहा जाता है जिसमें दर्पण के समान सादृश्यता समान जैसे दिखाई देते हो। अब अविद्ध चित्र क्या है? काल्पनिक और भावतन चित्रों को कहा जाता है। रस चित्र क्या है? रसों की अभिव्यक्ति करने वाले चित्र को रसों की ये चित्र कहे जाते हैं। रसों की अभिव्यक्ति करने वाले चित्र को कहा जाता है रस चित्र। अब धूलि चित्र क्या है? देखिए धूलि चित्र में क्या है, ये पूछा जाता है। धूलि चित्र में क्या आता है? रंगों के चूड़ या किसी अन्य माध्यम से, देखिए ये पूछा जाता है, प्रश्न आता है नहीं, प्रश्न ही बनता है बच्चों। ये धूलि कैसा किस प्रकार का चित्र? देखिए रंगों के चूड़ या किसी अन्य माध्यम से जमीन या भित्ति आदि पर लगाई गई आदि पर बनाई जाने वाली भांति भांति की रंगोली धूलि चित्र कहलाती है। धूलि चित्र कहा जाता है इसको। तो ये प्रश्न है, आप देख लीजिएगा, यहाँ प्रश्न ही बन रहे हैं। अब देखिए पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में, पंडित क्षेमेंद्र के पूछ लिया जाए किस ग्रंथ में, ये देखिए यहीं से एक प्रश्न बनेगा। 300 से अधिक के प्रश्न आपको हमने प्रश्न में करवा भी दिया इसके पहले। कलाओं का उल्लेख के बहुत सी यहाँ हमने पुस्तकों को आपको है यूथ में हमने वैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं, लेकिन हमने सोचा कि अभी हम पूरी इसको यूथ बुक ही आपको पढ़ाएंगे। कामसूत्र में कि शुक्ल में कि नाट्यशास्त्र में कि कला हमने इसको बहुत ट्रिक से भी बताया है बच्चों कि ये कोई कलाकार है तो कलाकारी करेगा तो अपनी कला से दूर नहीं जाएगा, उनसे क्षमा मांग लेगा। तो कला विलास किसकी है? अपनी कला का लाश नहीं करेगा तो किसकी है? क्षेमेंद्र की। बहुत ट्रिक से हमने आपको बताया है। फिर यहाँ आ जाइए, पंडित क्षेमेंद्र ने कला विलास को ग्रंथ में 300 से अधिक, ये देखिए 300 से अधिक आएगा कितना बच्चों? तो 300 से अधिक इसमें है, ये गिनती याद रखिएगा, उल्लेख किया गया है। कला विलास क्षेमेंद्र की रचना है। पंडित क्षेमेंद्र कश्मीर के निवासी थे। इनकी इसका स्थिति जो काल है ये भी 11वीं शताब्दी का है बच्चों। ये भी देखिए सारी चीजें 11वीं शताब्दी की इधर वाली है। और नाट्यशास्त्र के क्षेमेंद्र के कला विलास में 64 जनोपयोगी, और देखिए सारी की वर्णन यहाँ पे और 32 पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ में देखिए क्या आता है, ये भी यहाँ दिया। पुरुषार्थ आपके 4 होते हैं ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और पुरुषार्थ 4 होते हैं आपके। ये देखिए इस चारों का वर्णन कर दिया गया है। 32 पुरुषार्थ इसमें बताए गए हैं। और जबकि पुरुषार्थ कितने होते हैं? देखिए यहाँ 32 पुरुषार्थों का वर्णन धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है। देखिए संबंधी 32 मातर्स्य शील प्रभावमान, इतना इसको 32 बता दिया। 64 कलाएं सोनार के, देखिए 64 कलाएं सोनार के स्वर्ण चुराने की, ठीक है, ये वाला हो गया। और 64 कलाएं पुरुषों को मोहित करने वाला करके पैसा लूटने की, ये 64 जो कलाएं मोहित करके पैसा लूटने की। देखिए 10 चिकित्सक, ये पूछ दिया जाएगा अगर इसमें से पूछ दिया जाए अंदर वाली प्रश्न पे। तो देखिए 64 आपकी 32 पुरुषार्थ जो आपके जो है काम मोक्ष में। तो देखिए इतना हो गया। संबंधी 32, मातर्शशील प्रभाव 64 है। तो देखिए सबको कितने ज्यादा जिसको बांटा गया, देखिए 10 चिकित्सकों की कलाएं बताए, 10 कायस्थ 16 कायस्थों की, 16 जो कायस्थों की कला, और जो है 64 देखिए पुरुषों को मोहित करके पैसा लूटने वालों की बना दिया है। और जैसे 64 भी ये देखिए 64 इधर है सारे, है ना। तो देखिए सोनार की जो है 64 है, जनोपयोगी 64 है, और पूरे वाला 64 है। बाकी देखिए इधर 10 ये हो गया, 16 कायस्थों की। गणकों की कितना है बच्चों? गणकों की कलाएं तथा 104 कलाएं गिनाई गई हैं। इस समस्त सूचियों से यह पूर्ण स्पष्ट हो किया है कि किसी कार्य की कुशलता से संपादित करना ही कला कहलाती है। किसी कार्य को पूर्ण कुशलता से संपादित करना ही कला कहलाता है। सही बात है कि जो आप किसी कार्य को अच्छे से कर ले, चाहे कोई भी कार्य हो, तो वही कला है। तो इसका पूरा सार यही है कि किसी भी कार्य को अच्छे से संपादित कर ले तो वही आपकी कला है। चाहे वो घर का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, आपकी कला ही से कहलाएगी बच्चों। कोई आज अच्छे से कार्य कर ले, उसका मूल सार वही था। देखिए कामसूत्र में कितनी कला का वर्णन किया गया है? 64 की, 84 की, 62 की, आपके नीचे दिया हुआ 72। तो ये तो आपको प्रश्न मिलेंगे। ये प्रश्न तो सरल है, लेकिन व्याख्याएं यहाँ पे देखिए प्रश्न बना रही हैं। देखिए जो है काम हम तो प्रश्न ही करवाते बच्चों, लेकिन व्याख्या में आपको बहुत प्रश्न मिलेंगे। जैसे उसने स्टीला काम्ब्रिज ने पहले किया, का फिर देखिए आनंद कुमार स्वामी ने दूसरा प्रश्न बना कि नहीं। तो जिस बच्चों को यहाँ लाभ होगा वो इस क्लास को देखिएगा बच्चों, पूरा देखिएगा। कामसूत्र में 64 कलाएं पाई जाती हैं। देखिए कोई आप अपने से पढ़ेंगे तो प्रश्नों को
उतना नहीं, जब कोई चीज़ सुनते हैं तो ज़्यादा आपको याद होता है, इसलिए क्लास जो है अगर ईयरफोन भी लगा के सुन लेंगे तो आपको भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति तथा इतिहास का क्रम वध परिचय प्रस्तुत करने वाली सामग्री में कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। तो संस्कृत के प्राचीन कलाओं में जो है ग्रंथों में कलाओं को 64 मानी गई हैं, 64 मानी गई हैं। भारत की 64 विद्या कलाओं का परिचय यहाँ वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र के आधार पर प्रस्तुत किया है। जहां प्रश्न बनेगा वही बताएंगे, बाकी जल्दी। कामसूत्र के तीसरे अध्याय में, ये देखिए तीसरे अध्याय में कामसूत्र के तीसरे अध्याय में बच्चों पूछा जाएगा तो 64 कलाओं का विवेचन किया गया है। देखिए अगर अंदर से प्रश्न बना दिया है तो तीसरे अध्याय में बच्चों षड्यंत्र का विवेचन भारतीय चित्रकला शास्त्रों में नहीं मिलता। विवेचन भारतीय चित्रकला शास्त्रों में षड्यंत्र नहीं मिलता। वात्स्यायन कृत कामसूत्र नामक ग्रंथ की टीका देखिए पूछते जयपुर निवासी यशोधर पंडित कहाँ के? जयपुर निवासी, जो 10वीं से 12वीं शताब्दी में चित्रकला का विचार करते हुए यशोधर पंडित ने कहा कि आलेख चित्र को कहते हैं, कि आलेख चित्र को कहते हैं। ये देखिए प्रश्न यहीं पर बन गया आपका कि आलेख किसको कहा जाता है? चित्र को। 10वीं से 12वीं शताब्दी में यशोधर पंडित ने चित्रकला का विचार करते हुए एक शब्द कहा है। तो 8वां प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पे आ गया, कामसूत्र का अनुवाद किसने किया है? छेमेन ने, यशोधर पंडित ने, अभिनवगुप्त ने, इनमें से कोई नहीं। यशोधर पंडित ने ही कामसूत्र का किया गया है इसका अनुवाद। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं बच्चों, थोड़ा जल्दी ही पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग सोचेंगे, लेकिन इसमें देखिए प्रश्न बन रहे हैं। देखिए कामसूत्र का अनुवाद यशोधर पंडित ने किया। जयपुर के निवासी राजा जय सिंह के प्रथम की सभा में विख्यात विद्वान, देखिए कहाँ रहता था? राजा जय सिंह प्रथम की विद्वान राजपुरोहित यशोधर पंडित 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत किया। ये कहाँ किस दरबारी में रहता था वो भी है, और राजपुरोहित था। ये 11वीं शताब्दी भी याद रखिएगा कि कब इन्होंने किया था, 11वीं। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका, प्रथम अधिकरण के जो कामसूत्र के तीसरे अध्याय में टीका करते हुए यशोधर पंडित ने आलेख, देखिए पूछा जाएगा तीसरे अध्याय में जो है आलेख चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। यहाँ पे रूप प्रमाणा भाव लावण्य योजना सादृश्य वाणिका भंग इति षडंग कम, यही इसका आप लोग याद कर लीजिए ताकि आपको ये जो इसका जो है क्रम है इसी में सब है। देखिए हम यहाँ पे कंफ्यूज आप लोग नहीं होइए। देखिए ए जो है ए से हमने ऐसे किया है। देखिए रूप भेद हो गया ना, थोड़ा हम चीजों को आपको याद भी करवाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए रूप भेद हो गया ना बच्चों, तो रूप भेद के बाद प्रमाण मांगेगा उसका कि ये जो आपका रूप हो उसका प्रमाण क्या, तब वो क्या उसका भाव, तब वो आप उसके भाव प्रकट करेंगे। फिर देखिए तब वो सदृश्य हो जाएगा, ठीक है, तब वाणिका भंग। देखिए लावण्य योजना, फिर नहीं सादृश्य हो जाएगा, फिर लावण्य हो जाएगा, लावण्य हो जाएगा। ये देखिए 5 3 2 5 1 6 ये वाला वाणिका भंग लास्ट में हो जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं, तो देखिए यही चीज अगर यहाँ भाव आ जाएगी तब आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब क्रम से पूछेगा तो आप एक चीजें दिमाग में बैठा लीजिए कि ये 4 अक्षर, देखिए हम याद करने का तरीका आपको बताते हैं, बताते रहेंगे। देखिए देखिए यही छोटी चीजें जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो प्रेशर इतना बनाएगा कि यही जो आपको याद है यहाँ वहाँ आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से बैठाइए दिमाग में ताकि प्रश्न गलत ना हो। तो देखिए ये 4 अक्षर का हुआ ना, फिर ये 3 अक्षर का, फिर ये 2 अक्षर का, फिर आ जाइए। जैसे इस तरह भी बैठाइए कि अगर वहाँ आप गलत हो भी रहा हो तब भी आपका सही हो जाए। तो देखिए यहाँ रूप भेद के बाद इस तरह भी हमने पढ़ने के लिए भी बताया, रूप के बाद प्रमाण मांगेगा तो इस तरह बैठाइए, नहीं तो ये भाव अगर इधर आ जाएगा तब आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, कहीं कि एक ही चीज उल्टेगा वहां पे, चाहे इधर का उलट दे चाहे उधर का। तो देखिए फिर यहाँ से जब सादृश्य दिखाई देगा तो लावण्य ही दिखाई देगा। तो चीजों को याद, देखिए यहाँ बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो प्रश्न वहां पे आपका गलत होगा, जो वो चीजें मैं बता रही हूँ कि 4 के बाद 3 अक्षर वाला, फिर 2, फिर 4, फिर ऐसे जैसे दिमाग में सेट रखेंगे तब वो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, नहीं तो वही छोटा ही प्रश्न आपका गलत कर देगा वहां पे। तो नवाभारत मुनि के रसों की संख्या कितनी बताई है? तो 8 की 6 की 9 और जो है 10, तो इन्होंने 8 ही बताई है। एक तो अभिनव गुप्त ने शांत रस को बाद में, जो अगर भारतीय शास्त्र के अनुसार पूछा जाए तब 9 होगा। तो देखिए अगर भरत मुनि के अनुसार आ जाएगा तो आपको 8 करिएगा।
देखिए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई है। भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित नाट्यशास्त्र प्राचीनतम ग्रंथ। ये नाट्यशास्त्र जो प्राचीनतम ग्रंथ है, जो प्रथम शताब्दी का, देखिए जिसने रंगमंच और अभिनय के माध्यम में रस के स्वरूप तथा उसकी निष्पत्ति एवं अनुभूति के विषय में सविस्तार वर्णन किया गया है। भरत मुनि दृष्ट 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 सभ्य नाटक को जो दिखाई दे और जो सुनाई दे, यही दृश्य सभ्य है ना, को सर्वोच्च कला माना है। तो देखिए जब ये जो नाटक आप देखते हैं तो देखिए दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा नाटक, ठीक है। ये दृश्य होगा, ये सुनने वाला दृश्य शब्द है ना, तो देखिए नेत्र और कर्ण दोनों एक साथ प्रभावित होंगे। जब नाट्य आप देखते हैं तो कर्ण और नेत्र जो है, कान और नाक दोनों, कान से सुनेंगे और आंख से देखेंगे, दोनों प्रभावित होंगे। देखिए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस के विषय में सविस्तार विवेचन किया। रस का आधार भाव है, ठीक है, रस का आधार भाव है। सामान्यतः 9 भाव कहे गए हैं, सामान्यतः 9 भाव कहे गए हैं, किंतु भरत मुनि में 8 स्थायी भाव, 8 रसों का वर्ण। जैसे इनके 8 जब रस हैं तो भाव भी तो 8 होंगे बच्चों। अब 8 रस है तो भाव उसके एक एक होते हैं ना, तो 8 ही भाव होंगे। देखिए यहाँ पे श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, साभिस्य, संज्ञो, चेतश्चो, नाट्य, रसा स्मृता, इनका संकेत का श्लोक है बच्चों। ये सारे रस का इन्होंने वर्णन किया गया है। श्रृंगार, हास्य, करो, क्या हो गया, सॉरी, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, ये सब अद्भुत होता है। यहाँ अद्भुत दिया हुआ है, सारे रस हैं। 10वां, ललित कलाएं कितने प्रकार की होती है? 3 की, 5 की, 7 की, 6। तो ललित कलाएं कितनी? 5 प्रकार की आपकी। हीगल महोदय ने इसको विभाजित किया है ना 5 प्रकार के बच्चों, सॉरी एक ऊपर लग गया था गलती से। देखिए हीगल ने इसको 5 भागों में विभाजित। कला 2 प्रकार की होती है, कला 2 प्रकार की होती है, ठीक है, ललित कला और उपयोगी कला। ललित कला में मनोभाव को अभिव्यक्ति होती है। ललित कलाएं मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। संगीत कला, काव्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला एवं वास्तुकला। यही पहले स्थान पर रहता है, पता नहीं कैसे उल्टा हो गया, ये पहले स्थान पर रहता है बच्चों। उनके अनुसार, हीगल के अनुसार किया है होगा, तब उन्होंने आगे किया होगा, इस तरह कर दिया है। इसी तरह हीगल ने इस तरह ऊपर नीचे किया था ना। तो देखिए उपयोगी कला वे कलाएं हैं जो मानव मानव के व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। उपयोगी कला तो जैसे बढ़ई आगे आ जाएगा, तो बढ़ईगिरी, छपाई, पोस्टर, सुनारगिरी, आभूषण भी आता है बच्चों। इसमें एक आभूषण भी आ जाता है, इसी में सब आ जाएगा। सुनारगिरी दिया है ना, तो यही लोग तो आभूषण बनाते हैं। सुनारगिरी थे, आभूषण दोनों एक ही है। देखिए कौन से प्राचीन ग्रंथ में ये उक्त मिलती है? कलार, प्रवरम, चित्र धर्म, कामार्थ, मोक्षदम। तो देखिए किसमें मिलती है? चित्रसूत में की आपकी चित्र लक्षणम की, बाल्मीकि में की, रामायण में। तो देखिए आपके इसी का अंग है, चित्रसूत का ही। ये वाला आंसर चित्रसूत वाला देखिए यहाँ दिया हुआ है। ये वाला जो युक्त युक्त ये पूछा जाता है, देखिए युक्त भी आप लोग याद रखिएगा, काफी परीक्षा में पूछा गया है। चित्रसूत का जो ये है, काफी परीक्षा में आपके पूछा गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं बच्चों। चित्रसूत के नामक प्राचीन ग्रंथ में युक्त लिखी है। कालानाम प्रवरम, चित्र अर्थ, कामार्थ, मोक्षदम। देखिए विष्णु धर्मोत्तरपुरा के चित्र में चित्रकला के कला में सर्वोच्च स्थान मिला है। किसको? कला प्रवरम चित्रसूत, यही इसका भाग है ना चित्रसूत में, तो इसको जो है सर्वोच्च स्थान दिया गया है चित्रसूत में। देखिए विष्णु धर्मोत्तरपुरा के चित्रसूत भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शाने वाले एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्रसूत को सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में स्टीला कैम्ब्रिज, बाद में वही आनंद कुमार स्वामी ने। देखिए सर्वप्रथम 9 अध्याय में विभक्त है, जिसमें चित्र का आयाम, मान, वर्णन वही दिया है। पहले वाला दोबारा नहीं पढ़ेंगे बच्चों, देखिए लेकिन ये वाला पढ़ेंगे, वो सारा चीजें दिया है ना, वही जो आगे हमने व्याख्या पढ़ी थी। चित्रसूत में चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं। चित्रसूत में ये वाला चीजें आप लोग याद रखिए, पूछ लिया जाएगा। पहला कौन है? सत्य। देखिए दूसरा वैदिक, ये पूछा जाएगा। नागर और मिश्र, किसमें ये वर्णन हुए सत्यवर्गित? तो वो क्वेश्चन को उल्टा भी कर सकता है। सत्यवर्णिक, नागर, मिश्र किसमें है? तो चित्रसूत में। चित्रसूत में कौन से 4 वर्णों का? तो ये भी पूछ सकता है। चौथे स्थान पे पहला है सत्य, चौथे स्थान पे वर्णिक, ये भी इस तरह के प्रश्न बनाएगा। तो आप जो है
देखिए 12 प्रश्न है। विष्णुत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने प्रकार के बनाए गए हैं? देखिए आपको हमने ये प्रश्न 4, 6, 5 और ये आपके 7 है, 5 ही बनाए गए हैं। ये भी देखिएगा अभी कौन कौन से हैं। बी वाला आंसर सही था। ये प्रश्न हमने आपको करवा दिया है। विष्णुत्तर पुराण के मुख्य 5 रंग बताए गए हैं। विष्णुत्तर पुराण की रचना छठी, देखिए छठी शताब्दी में हुआ है विष्णुत्तर पुराण आपका। देखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की पौड़, धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला का पौड़ परंपरा को दर्शित करता है। एकमात्र ग्रंथ है ये। इस चित्र का सर्वप्रथम अनुवाद स्टेला कैम्ब्रिज, वही अब इसको नहीं पढ़ेंगे। देखिए हाँ, देखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में देखिए बच्चों कितना 35 अध्याय से लेकर ये पूछा जाएगा प्रश्न, ये वाला देखिए वाला आप लोग देखिएगा 35 से 43 तक, ठीक है। चित्रसूत्र का एक प्रकरण है इसमें। अध्याय पर्यंत चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण है इसमें विष्णुत्तर पुराण में। तो संपूर्ण चित्रसूत्र 9 अध्याय में है। तो 35 से 43 हो गया तो 9 अध्याय में है। तो यहाँ 9 रस, यहाँ और इसमें चित्रसूत्र में, और इसमें 9 रस भी माने गए हैं। देखिए चित्रसूत्र में दिखा गया है कि 9 रस भी माने गए हैं। देख लीजिए 9 अध्याय में 9 रस भी माने गए हैं। देखिए उस तरह जो है बच्चों, जो है 8 रस उनके अनुसार हो गया। तो चित्रसूत्र में पूछा जाएगा तब इसमें भी 9, जैसे आपके वहाँ पे है जो भारतीय मान्यता के अनुसार, तो आपके चित्रसूत्र में भी है 9 रस। देखिए 4 भागों में वही जो सत्य जो है, जो प्रश्न हम एक बार पढ़ चुके हैं उसको नहीं करेंगे ताकि आप लोग जल्दी। विश्व धर्मोत्तर में 5 प्रकार के रंग हैं, देखिए पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रश्न आएगा। तो श्वेत हो गया बच्चों, पीत हो गया, लाल, कृष्ण और नील, ठीक है। ए श्वेत, पीत, लाल, कृष्ण और नील, इन 5 रंगों का प्रयोग अन्य सैकड़ों रंगों को बनाने में किया जाता है। इन्हीं 5 रंगों से अनेक सैकड़ों रंग बनाने की बात कही गई है इसमें। देखिए सफेद मिला देते हैं लाल में तो हल्का जो है बन जाता है गुलाबी। देखिए लाल लाल में मिला देंगे तो यही यही चीजों से तो बनता है। फिर नीला पीला मिल जाएगा तो हो जाएगा उस तरह। इन्हीं से सैकड़ों रंग बनाने की बात कही गई है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में स्थायी भाव की संख्या कितनी है? तो 8 की, 49 की, आपके जो है 64 की, 9। तो देखिए जब इनके अस्थायी भाव आगे आपने देखा ही था कि 8 रस, तो अस्थायी भाव भी 8 ही रहेंगे। देखिए भरत ने नाट्यशास्त्र में स्थायी भाव की संख्या, भरत मुनि की नस में विस्तार से लिखा गया है कि रस का आधार भावात्व ही चीजें 9 कहे, भाव समझते 9 कहे जानते हैं कि तो भरत मुनि केवल 8 रस का वर्णन किया गया है। देखिए ये वाला है, इस 8 में केवल 4 रंग जिसको प्रमुख माना गया है। इस 8 रंगों में से, इनके रसों में से 8 केवल 4 को, 8 में से केवल 4 को प्रमुख माना गया है। किसको? देखिए बच्चों, देखिए रति। देखिए अब यही प्रश्न पीछे करेंगे थोड़ा सा। 8 में से जो इन्होंने माने हैं रस में से, उसमें 4 को, रति को, क्रोध को, उत्साह को, जुगुस्सा को और हास्य, शोक, विस्मय, भय को अनुभूति होती है। रस, क्रोध, उत्साह और जुगुस्सा, जिसमें हास्य रस और शोक में विस्मय और भय की अनुभूति होती है, इतना इन्होंने 4 को प्रमुख माना हुआ है। शोक, विस्मय और भय। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 37 अध्याय बताए गए हैं। यहाँ 37 दिया हुआ तो 36 था। कुछ चीजें गलत होते हैं बच्चों। यहाँ तो देखिए वहाँ 36 था ना अध्याय, 37 तो नहीं था। यहाँ देखिए 37 कर दिया है। देखिए भरत मुनि के अनुसार मध्यम आकार की नाट्यशाला 62 हाथ चौड़ी और 32 हाथ लंबी होनी चाहिए। इनके अनुसार जो नाट्यशाला जो है 62 हाथ चौड़ी और 33 हाथ लंबी होनी चाहिए। जो नाट्यशाला शास्त्र के अनुसार नाट्यशाला हो जाए, जहाँ नाटक करेंगे वही ना। देखिए यहाँ पे भरत मुनि नाट्यशास्त्र में 36 और जो 39, ये देखिए नीचे दिया है। देखिए नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 49 भाव का वर्णन किया है और जो है 8 अस्थायी भाव है, 33 संचारी भाव और जो है 33 संचारी भाव और सात्विक भाव शामिल है। देखिए चीजें कभी कहीं, इसलिए हम पीछे अभी हम देखे थे वहां तो 36 था, यहाँ देखिए 37 दे दिया, तो कहीं चीजें थोड़ा सा गलत है, कर दी गई हैं। अभी हम पीछे कहाँ ले जाएं, काफी लंबा हो जाएगा। तो 36, यहाँ देखिए 37 अध्याय दे दिया है ना, तो वही हमको कंफ्यूजन लग रहा था कि यहाँ तो वहां तो आगे 36 था। देखिए जब हमने आपको पढ़ाया है महासंग्राम वाला बच्चों, तो वहां देखिए है कि नहीं,
कहाँ पढ़े थे, यही 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 यहीं से पढ़ना था। देखिए वास्तु विद्या का विशद विवेचन किसमें हुआ, ये प्रश्न देखिए अलग कुछ आपको दिखेगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। देवता मूर्ति प्रकरण की रूप मंडल की अपराजिता परीक्षा की मानसोल्लास, तो ये वाला सी वाला आंसर, इसको हमने आपको करवा भी दिया प्रश्न। देखिए वास्तु विद्या का विशद विवेचन अपराजित परीक्षा में किया गया है। भारतीय मूल ग्रंथ में अपराध परीक्षा का अप्रीतम स्थान माना गया है। तो अनाथ के अनुसार जो विश्वकर्मी शास्त्र द्वितीय अध्याय से लेकर कई स्थलों पर उप स्मारक रहा है, उसी प्रकाशमयी परंपरा की कीर्ति रश्मियां अपराजित परीक्षा तक पहुंची, जिसके आधार पर पूर्व मध्यकाल से विश्वकर्मी शिल्प ज्ञान प्रकाश दीपार्कण ऋक्षाणव और वास्तु अनुसार सामान्य स्तंभ जैसे, इसको कुछ पढ़ने का मतलब नहीं है, वो सब नहीं आएगा। जो प्रश्न जहां से बनता है वही हम पढ़ेंगे उसको। वैदिक साहित्य में धातु कर्मार के रूप में किसे माना जाता है, तो विश्वकर्मा को कि त्वचक को कि अब जो इंद्र को सूत्रधार को, तो देखिए विश्वकर्मा ही साहित्य के अनुसार है धातु कर्माकर के रूप में, ये वाला आंसर आपका सही था। देखिए वैदिक काल में धातु कर्माकर के रूप में किनको विश्वकर्मा को माना जाता है, तो यही देखिए फिर हम अपने प्राचीन ग्रंथों उपनिषद और पुराण में अवलोकन करें तो पाएंगे कि आदित काल में विश्वकर्मा शिल्पी आपके विशिष्ट ज्ञान और विज्ञान के कारण मात्र अपितु देवगण द्वारा भी पूजित और वंदित है, देवता भी इनकी पूजा करते हैं। तो बच्चों ये कुछ पढ़ने वाला इसमें प्रश्न नहीं बनेगा। देखिए कौशल के शब्द होते हैं कैसे, सूती होते हैं कि रेशमी की, सूती ऊनी होते हैं कि रेशमी की, इनमें से कोई नहीं। तो कौशल वाला हमने आपको आगे पढ़ाया है, तो रेशमी होते हैं। हमने बताया था कि आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सद रेशमी देखिए, रेशमी देखिएगा, इसको क्या लिख रहे हैं, यही रेशमी देखिएगा, और जो है ऐसा देखिएगा, तो सूती उती उन्हीं की तरफ नहीं आपका दिमाग जाएगा। यही चीन दोनों, ये सब चीजें नहीं पूछी जाएंगी, केवल वही पूछा जाएगा। यहाँ कुछ उस तरह नहीं प्रश्न, वो सारे उसको बताया है क्या कैसे बना है। देखिए समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है किससे, उपयोगी और व्यवसायिक कला से, काव्य कला, संगीत से, कि नाट्य शास्त्र। देखिए उपयोगी कला से ही तो आपकी व्यवसायिक कला से उसकी पूर्ति होगी। इसमें भी तो देखिए कुछ जैसे चर्म कला, काष्ठ और पुस्तक कला आदि इसमें दिया ना। उपयोगी कला में आजकल प्राय शिल्प क्राफ्ट के कार्यों के कार्य संबंधित शिल्प एवं काष्ठ कार्यों को कला के शब्द में संबोधित किया गया है। उपयोगी आजकल प्रातः काल जो है, प्रायः जो है इस समय, आजकल की बात प्रातः काल नहीं, तो उपयोगी कला हम टेक्निकी की निर्माण शिल्प कौशल जैसे व्यवहारिक में किया जाता है। तो वही सारी चीजें बताया है। अब देखिए यहाँ पे मानव शिल्प दो भाग हुए हैं, चारु अर्थात अर्थात ललित। ठीक है, चारु अर्थात ललित, दूसरा कारु। चारु को ही ललित भी कहा जाता है, दूसरा आपका कारु हो गया। ठीक है, ये प्रश्न बनेगा। हाँ, शिल्प को कहते हैं चारु और कारु में। यूरोप में उन्हें क्रमशः फाइन आर्ट और क्राफ्ट भी, यूरोप में इनको फाइन आर्ट वही कह दिया गया। उपयोगी कलाओं में यूरोप में उदार कलाएं भी, यूरोप में उदार कलाएं भी कहा जाता है इसको। इसे जो है यूरोप में क्राफ्ट, फाइन क्राफ्ट आदि भी कहा जाता है, उपयोगी कला को इसको कहा जाता है। सबके यही यही अंग्रेजी में नाम अलग हो जाएंगे बच्चों। देखिए 18 देखिए किस भारतीय ग्रंथ में रस के सिद्धांत की चर्चा की गई है, विष्णु धर्म उत्तर पुराण में की, सामवेद में की, कामसूत्र में की, नाट्य शास्त्र में आपके की गई है रस की। इसमें भी कुछ खास नहीं प्रश्न बनने लायक है, तो आगे करते हैं। जहां प्रश्न बनने लायक रहेंगे वहीं प्रश्न को रोकेंगे। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस में दिया गया है, देखिए अग्नि पुराण में कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण की ब्रह्मा पुराण में। तो आपने आगे देखा है कि ये जो चित्रसूत का भाग है इसको कला में महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का था आंसर। तो यहाँ देखिए कुछ पढ़ने लायक होगा तो पढ़ेंगे। कला में चित्रकला को सर्वोच्च विष्णु पुराण में मिला है, ये प्रश्न बनेगा बच्चों। किसको, तो सर्वोच्च स्थान विष्णु धर्मोत्तर पुराण को मिला कलाओं में। तो देखिए जो है चित्रसूत में चित्रकला की कला में सर्वोच्च स्थान दिया गया, वही कलार प्रवरम चित्रसूत में प्रश्न बनेगा। ये वाला चित्रसूत के अंतर्गत आएगा। इसके अतिरिक्त शिल्प तथा कला सामग्री का भंडार पुराणों में उपलब्ध है, जैसे अग्नि पुराण, हरिवंश पुराण और पद्य पुराण आदि। अब विष्णु धर्मोत्तर पुराण ये जरूर याद रखिएगा,
कब का है? 6ठी शताब्दी का है। कहाँ चले गए? थोड़ा सा टच नहीं होता कि प्रश्न ऊपर चले जाते हैं पीडीएफ धड़ाक से। सोचा कि 11 पे कहाँ से हम आ गए। हाँ बस वाला हो गया था। बीच में प्रश्न देखिए बच्चों, एक उस एक को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। चित्र है कि मूर्ति है कि आपके संगीत है कि ये जो आपके नृत्य है। तो देखिए यहाँ पे भिन्न कौन आपका है? ये संगीत। नृत्य भी आपको दिखाई देगा, ये भी चित्र भी दिखाई देगा, तो भिन्न कैसे होगा? संगीत आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए आपको भिन्न हो गया। सुनाई तो देगा, ये तीनों तभी समान है। देखिए उपरोक्त में से प्रश्न अन्य 3 से भिन्न। संगीत है, दृश्य और सभ्य कलाएं है। रसास्वादन में इंद्रिय, यही सब उसकी व्याख्या किया गया है। इसमें प्रश्न में कुछ बताने लायक नहीं। इसमें से वो जो था आगे हमने बताया, इनमें से कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है? देखिए मूर्ति कला, चित्रकला की आपकी वास्तुकला, इसमें भी यही संगीत ही यही कुछ इसका कुछ उसमें जैसे सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता। इसमें जो है प्लास्टिक कला इसमें कहाँ से होगी? सब चीज़ों का जो है होगा। देखिए इसमें संगीत कला प्लास्टिक कला नहीं है। अब जैसे इसमें दिया प्लास्टिक कला के रूप में, जैसे मूर्ति कला, चीनी मिट्टी के बर्तन, जैसे मोल्डिंग और मॉडलिंग आदि प्लास्टिक के माध्यम में धातु हेर फेर में शामिल है। और साहित्य और संगीत विपरीत सभी दृश्य कलाएं जैसे पेंटिंग, मूर्ति, शिल्प और ऑटोग्राफी के लिए होता है, इसीलिए इसे भिन्न है। 22 प्रश्न देखिए, कला शब्द का परिचय सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो रामायण में कि ऋग्वेद में कि महाभारत में कि अर्थवेद में? ऋग्वेद में, जैसे यथार्थवादी उसमें नाट्यशास्त्र में था। देखिए ऋग्वेद में सबसे पहले कला का वर्णन परिचय मिलता है। ऋग्वेद सनातन धर्म के से आरंभ हुआ, जिसमें 10 मंडल। ये प्रश्न बनेगा बच्चों, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। और कितनी? 1028 सूक्तियाँ। ये प्रश्न बनेगा, इसलिए हम यहाँ पे ये ऋग्वेद को इतिहासकार हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार को अभी तक उपलब्ध पहली रचनात्मक के रूप में मानते हैं। इसको हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार अभी इसको पहली रचनाओं में एक मानते हैं। संसार में उन प्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है इसके बच्चों कला की। देखिए ऋग्वेद में सर्वप्रथम पहला ग्रंथ ये है, ऋग्वेद का सबसे पहला ग्रंथ ये है, जिसमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। और ऋग्वेद में कई सूक्तियों में विभिन्न वैदिक में देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। जैसे ऋग्वेद वैदिक में अन्य प्रकार की सूक्ति भी है, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है। ऋग्वेद में देखिए प्रश्न यहाँ से बनेगा, ऋग्वेद में लगभग कितनी नदियों का उल्लेख है बच्चों? 25 नदियों का उल्लेख है, 25, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये आपकी जो सिंधु नदी है। तो ऐसे किसको याद कैसे करेंगे? सीधे लोग जो है वो सबसे प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, सिंध को सीधे लोग से कर दीजिएगा, सबसे ज्यादा बड़ा इसी का है, तो इसीलिए जो सिंध को वहाँ प्रसिद्ध कर दीजिएगा। सर्वाधिक पवित्र नदी क्या है? तो सरस्वती। सरस्वती तो आप जानते हैं, सबसे सबसे ज्यादा जो है वर्णन किसका है इसमें? सबसे अधिक तो सिंधु का। और सबसे ज्यादा पवित्र कौन सी? आपकी सरस्वती। तथा सरस्वती का उल्लेख भी कई बार हुआ है, सबसे ज्यादा इसका। ठीक है, लेकिन जो है इसका भी उल्लेख कई बार। इसमें गंगा का प्रयोग 1 बार और यमुना का प्रयोग 3 बार। गंगा 1 बार और यमुना का 3 बार। ये पूछा जा सकेगा, आपका री पूछेगा तो 3 बार। तो याद करने का तरीका बच्चों आपको बताएंगे। देखिए भूलेंगे नहीं आप। देखिए ये यमुना में 3 अक्षर है ना, तो इसको 3 बार कर दीजिएगा। ये देखिए इसको 1 बार कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें तो 2 अक्षर हैं, लेकिन दिमाग में सेट करने की बातें आपको बताते हैं, ताकि इस तरह हम जैसे कि कोई चीज़ों को बैठा लेते हैं तो हमको याद होता है बच्चों। देखिए यहाँ जो है आपको यहाँ देखिए 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 बार इसका। और सीधे लोग का वर्णन सबसे ज़्यादा। ठीक है, जो सिंधु उसका वर्णन अधिक बार। और सरस्वती नदी जो है सबसे पवित्र मानी जाती है। ठीक है, और इसका भी कई बार हुआ है, लेकिन इसका है तो इस तरह आप लोग याद कर पाएंगे। देखिए अगर यमुना आ जाएगा तो आपको दिमाग में सेट रहेगा, 3 अक्षर से 3 बार कर दीजिएगा। तो बाकी तो गंगा का 1 बार। गंगा क्या? गंगा सबसे सबसे अच्छी नदी है, जैसे नहीं कहते हैं कि सबसे गंगा मैया। तो ये माँ जो आपकी, इस तरह हम बताएंगे बच्चों, गंगा को अपनी माँ मानते हैं, तो माँ आपकी एक ही है।
तो ठीक है, इस तरह भी आप याद रखिए। देखिए चीज़ों को जोड़कर याद करेंगे तब आपको जो है वहाँ देखेंगे प्रश्न को तुरंत कर जाएँगे। जो बच्चे हमारे सब्सक्राइबर हो हमारी बातों को जो है अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैम ठीक से ऐसा बजोड़ के बता रही हैं तब आपको चीज़ें याद हो जाएँगी। तो गंगा क्या है? माँ है आपकी, एक ही माँ होती है। और यमुना तीन, यही हम चीज़ों को जोड़कर बताते भी जाएँगे। जब हम प्रश्न पढ़ाएँगे तो जहाँ जैसे आपको याद कराने का माध्यम भी देंगे बच्चों, वो हमने आपसे कहा भी था। तो देखिए ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। देखिए 23वां आ गया, उपयोगी कला का संबंध है। मूर्ति कला से कि वास्तुकला से कि संगीत कला से? देखिए कि आभूषण से। तो ये देखिए हमने आगे बताया था कि आभूषण जो है सुनारगिरी करे या आभूषण, ये उपयोगी कला के अंतर्गत आ जाएगी बच्चों। देखिए फिर आ जाइए इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में वही है कि जो है कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं, वही पूछा है, बताया है सब। व्याख्या कुछ पढ़ने लायक रहेगी तभी पढ़ेंगे, नहीं तो फिर समय आपका झूठे बर्बाद होगा। पाढ़ी द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किस कला में किया गया है? ललित कला में कि चित्रकला में, उपयोगी कला में कि ललित और उपयोगी में, दोनों में? तो देखिए इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। देखिए ए, यही ये पाढ़ी ही आपको दोनों जो जो है ललित कला के अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें अष्टाध्यायी के शिल्प इसमें प्रयोग किया, प्रश्न बना है, ये भी प्रश्न बनेगा। अष्टाध्यायी में कला को किस नाम से प्रयोग किया गया है? तो शिल्प नाम से। तो क्या प्रयोग में कलाओं का वर्णन किया गया किस शब्द में? ललित और उपयोगी कला, दो भागों में विभाजित किया गया है। और पूछा जाएगा किसने किया है इसको ललित कला और उपयोगी कला में? तो पाढ़ी ने किया है। ठीक है, कारू और चारू कलाओं में। तो देखिए कला शब्द का शब्द हम ऋग्वेद में मिलता है और ये प्रश्न आपको बताया ही तो हमने कहा था। भारत में सबसे पहले कला का आलेख के रूप में प्रयोग किया, ये प्रश्न बनेगा आपका। भारत जो सबसे पहले कला का किस रूप में प्रयोग मिलता है? तो आलेख के रूप में। देखिए पाढ़ी द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग चारू में। ठीक है, और देखिए वही कारू में उपयोग ये पूछा जाएगा, ये प्रश्न बनेगा आपका। तो पाढ़ी ने ही इसको चारू और कारू में बांटा है। देखिए फिर आ गए आपके 25 प्रश्न। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो देखिए विनय पिटक, प्रश्न व्याकरण सूत्र की कल्प सूत्र की अष्टाध्यायी। तो देखिए पाली वाली जो है आपकी विनय पिटक हो जाएगी। तो कल्प सूत्र आपके जैन धर्म से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, ये आपके अष्टाध्यायी काम सूत्र तो इनकी है। देखिए पाली भाषा में रचित विनय पिटक है। ये पूछा जाएगा विनय पिटक किस भाषा में है? तो आपके पाली भाषा में भी प्रश्न बनेगा। तो कौशल राजा प्रसेनजित ने आमोद प्रमोद के एक भाग में मनोरथ चित्रागर ने चित्र संग्रहालय की थी। ये कुछ बौद्धिक ग्रंथ से पता चलता है कि इस युग में चित्रकर्म और आजीविकों का साधन माना जाता है। तो यही हमारा प्रश्न समाप्त होता है। अगली क्लास हमारी क्लास लंबी भी कर देंगे बच्चों, आप लोग अगर सहयोग करेंगे, अगर बच्चे देखते हैं हमारे, तो क्लास हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ले आएंगे। लेकिन हम इसलिए प्रश्न नहीं ज़्यादा बना रहे हैं बच्चों कि कहीं आपको जो है जो ज़्यादा बोरियत, लेकिन जहाँ देखिए सारी चीज़ें आपको हमने जो है बताई भी हैं यहाँ पे, वो प्रश्न हम आपको जो है जितना था उतना हमने आपको व्याख्या के माध्यम से बता दिया यहाँ पे। धन्यवाद आप सभी का बच्चों। हमने कुछ वहाँ पे चीज़ें देखने की कोशिश की थी, जो हमने देखा था वो आगे, इसीलिए हम आपको जो जो गलत था वही हम खोज रहे थे कि वहाँ पे कैसे गलत कर दिया था। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे, हाँ देखिए, देखिए यहाँ पे दिया है। देखिए प्रश्न को वहाँ गलत किया है कि नहीं, इसलिए हम इसको खोज रहे थे। अब नाश शास का जो है 36 है। ठीक है, अध्याय में वियुक्त, तो वहाँ क्या कर दिया था 37। तो एक ही जगह देखिए दो प्रश्न को गलत किया है। तो प्रश्न को आप अपने अनुसार पढ़ते जाइएगा और प्रश्नों को जहाँ आपको डाउट लगे वो भी, अगर हमसे बताने में कोई जो है डाउट आपको हो जाता है तो वो भी कमेंट करके आप हमसे पूछिएगा। धन्यवाद आप सभी का, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए बच्चों। धन्यवाद।